आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर यूनिट और मेजरमेंट के दरमियान होगा, तो शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे हम रॉड लेते हैं। इस रॉड की लेंथ जो है, इस रॉड की लेंथ वो हम ले रहे हैं 10 मीटर। तो पहला सवाल, ये 10 मीटर जो है, मीटर यानी कि लेंथ, ये किसी न किसी लेंथ से कंपेयर होके आया होगा। जैसा कि 1 मीटर, इस 1 मीटर को हमने रखा है फिक्स्ड। 1 मीटर फिक्स्ड है और 10 मीटर, यानी 10 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर जितने, कितने से 10 से 1 मीटर जितने, यानी कि हमने 10 मीटर को कंपेयर किया उसके ही फिक्स्ड अमाउंट से। उसका फिक्स्ड अमाउंट कौन सा? 1 मीटर था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मास का। अब मास में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 किलोग्राम। ये जो 10 किलोग्राम आया है, ये 10 किलोग्राम भी मास को कंपेयर करने से मिला होगा। अब कैसे? हमने मास 1 किलोग्राम को फिक्स रखा होगा, उसके हिसाब से 10 किलोग्राम हमने हासिल किए। पर बात ये हो रही कि हमने इसको रखा है फिक्स और इसको भी फिक्स रखा। अब इन दोनों को फिक्स रखा, उनसे हमने की मेजरमेंट, यानी कि ये हमें अननोन था, किससे हमने कंपेयर किया? उसके ही अमाउंट फिक्स से। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं मेजरमेंट। अब कभी भी लेंथ जो है वो मास से कंपेयर नहीं हो सकती। अब कैसे? हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 मीटर जो हैं वो 1 किलोग्राम के हिसाब से होंगे, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि 10 मीटर और किलोग्राम अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। अगर एक जैसी चीज़ें होती तो ये कंपेयर होता। तो हम मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखें कि मेजरमेंट होती क्या है। मेजरमेंट ये होता है द कंपेरिजन of an unknown quantity with the same fixed quantity। अब इसका मतलब क्या है बताते हैं। अब बता रहे हैं कि कंपैरिजन है किस चीज़ के दरमियान? एक अननोन क्वांटिटी है जो हमें पता ही नहीं है। जैसा कि 10 मीटर, हमने 10 मीटर और विद द सेम। अब सेम का मतलब क्या है? हमने मीटर को मीटर यानी लेंथ को लेंथ से ही कंपेयर करके उसका अननोन पार्ट या अननोन क्वांटिटी उसकी हासिल कर ली। और दूसरा फिक्स्ड क्वांटिटी। अब फिक्स्ड यहाँ पे क्या था? 1 मीटर। 1 मीटर फिक्स्ड है और 10 मीटर हमने मेजर किए, पर 1 मीटर को फिक्स रखे। अगर ये बदलता ना तो ये चीज़ें भी बदल जाती। तो मेजरमेंट क्या होती है? ये होती है बेसिकली कंपेरिजन दो चीज़ों के दरमियान। एक होती है अननोन और दूसरी होती है फिक्स्ड क्वांटिटी। तो अब नोट कर लें, तो आगे बढ़ें। ओके, अब पढ़ते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती हैं सर जी? बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? होती हैं दोज क्वांटिटीज which can be measured। कह रहे हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि PQ। थोड़ा सिंपल कर लें। ओके, एग्जांपल लेंथ मेजर हो सकती है। जी सर बिल्कुल। मास बिल्कुल। टाइम, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को मेजर किया जा सके उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ नोट करें। फिजिकल क्वांटिटीज़ नोट करें। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब हमें बता रहे हैं, नोट करें, कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि PQ जो है उनका मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट। अब ये क्या बात हुई? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कोई भी नंबर्स हो कुछ इस तरह से, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट।
अब ये है इसकी इक्वेशन। अब इससे क्या हम बता सकते हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि मास जो है वो 20 किलोग्राम है, टाइम जो है वो 20 सेकंड है, लेंथ जो है वो 20 मीटर है। ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी और ज़ीरो भी, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। और दूसरा क्या है, ये क्या है, ये इनका यूनिट, यूनिट पर की। ये जो MTL, ये क्या है, अरे यही तो है जिसको हम मेयर कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ये मेयर हो गई, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हालांकि ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल क्वांटिटीज। अब दूसरी बात MCQs करते हैं, पहले नोट करें। ओके, इसको मिटाया जाए सर जी, बिल्कुल मिटाते हैं। zun, 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 zun. चलो MCQs करते हैं। MCQs, the numerical value of physical quantity is आशपन ए में दे रहा है, ऑप्शन नहीं, आशपन ए में दे रहा है independent on unit। दूसरे में दे रहा है depend on unit। तीसरे में दे रहा है directly proportional to the unit। और डी में दे रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस समझ आएगा, प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अब इनमें से सही कौन होगा, चलो सोल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, यूनिट। तो अगर हम इसको कांस्टेंट रखें फिजिकल क्वांटिटी, तो इधर क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यूनिट बचेगा। तो यूनिट इज इक्वल टू 1 बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, या ऐसा कह लें कि यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, या न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, सही क्या होगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, डिपेंड भी नहीं है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं। तो क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अभी हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती कितनी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो हिस्सों में बटी हुई हैं। वो कौन सी है, समझाते हैं। पहली जो है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल, मेंटल वो नहीं, मेंटल बेस। इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल या बेस। और दूसरी है ड्राइव्ड। इन दोनों चीज़ों में फिजिकल क्वांटिटी बटी हुई है, एक है फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव्ड है। अब नोट कर लें तो ये पढ़ें। चलो जी मिटाते हैं इसे। ओके, अब पढ़ते हैं हम कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल यानी कि पहला ऐसा है फंडामेंटल या बेस। ये क्या होती है, ये क्वांटिटीज कौन सी है, ये होती है दोज क्वांटिटीज या दोज यूनिट्स विच आर independent on each other। अब हमें बता रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे भी डिपेंड ना हो। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड ही ना हो, समझाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया जाता है मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। लेंथ, ये भी बेस है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। और टाइम
टाइम का यूनिट है सेकंड। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं जैसा कि मास, लेंथ, टाइम, अब ये जो किलोग्राम है, मीटर है और सेकंड है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। यानी कि किलोग्राम जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि किलोग्राम आधा है, बहुत ज़्यादा है, स्क्वायर है, ये ऐसा नहीं हो सकता। किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये अपने आप में ही कंप्लीट है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, यानी जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, जो किसी पे डिपेंड ही नहीं हो। यानी कि किलोग्राम की ज़रूरत ही नहीं मीटर की कि उसको एक्सप्लेन करे, ना ही मीटर को ज़रूरत है सेकंड या किलोग्राम की कि उसको कोई एक्सप्लेन करे। ये अपने आप में खुद ही एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी कि ये होते हैं इंडिपेंडेंट और ये अकेले रहते हैं, आपकी और मेरी तरह शायद अकेले सिंगल हैं, ये सिंगल होते हैं, सिंगल। तो ओके। और दूसरी बात द बेस क्वांटिटीज़ आर represented by वन लाइटर। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि द बेस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर, यानी ये एक लेटर से ही एक्सप्लेन होते। कैसे? किलोग्राम एक ही है, मीटर एक ही है, सेकंड एक ही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये नोट कर लेंगे कि बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज वो एक होते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। तो दूसरी कैटेगरीज जो आती है, दूसरी कैटेगरीज वो होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ यहाँ से हम लिखते हैं डी क्यू। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ which are depends on फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करें। अब ये कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एरिया का लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। विड्थ अलोन भी फंडामेंटल ही है क्योंकि उसका यूनिट मीटर है, यानी कि एक है। तो एरिया बनता है, लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर। तो ये क्या बना? एरिया इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर बना। अब मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 मीटर हैं, मीटर इंटू मीटर। इधर ये मीटर इस पर डिपेंड हुआ पड़ा है और ये इस पर, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हुए पड़े, तभी तो स्क्वायर बना ना। अगर डिपेंड ही नहीं होते तो स्क्वायर बनता ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड ही हैं। अगर डिपेंड होंगे तो किस कैटेगरी में आएंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में। अब नोट कर लें तो आगे बढ़ें। अब इन्हें मिटाया जाए इन्हें मिटाया जाए। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फोर्स का। अब फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। तो मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट बनता है बेस टर्म में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हुए पड़े हैं, यानी कि किलोग्राम, मीटर पर सेकंड। इनमें से एक भी हटा लिया जाए ना, जैसा कि अगर हम लिखें फोर्स इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किलोग्राम का होना भी लाजमी है, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड हुए पड़े हैं। और एग्जांपल करते हैं, तीसरा करते हैं प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का स्क्वायर मीटर। तो मीटर कैंसिल हुआ तो प्रेशर बनता है किलोग्राम इंटू मीटर -1 पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रेशर भी क्या है? कुछ चीज़ों पे डिपेंड हुआ पड़ा है, जैसा कि किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिपेंड हुए पड़े हैं एक दूसरे पे। चौथा एग्जांपल करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी का, और वो है वॉल्यूम। चौथा करते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, ब्रीथ का मीटर और हाइट का मीटर। इन तीनों चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वॉल्यूम बनेगा क्यूबिक मीटर, यानी कि सारे के सारे मीटर एक दूसरे पे डिपेंड हुए पड़ेंगे।
तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ड्राइड क्वांटिटीज़। और नोट करें अब नोट करते हैं ड्राइड क्वांटिटीज़ नेवर अपीयर अलोन। ये अकेले कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मीटर, सिर्फ मीटर अकेला, तो ये ड्राइड में नहीं आएगा, क्योंकि अकेला जो होता है फंडामेंटल होता है। ये हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं, ये भी याद रखें कि ड्राइड क्वांटिटीज़ ऑलवेज मोर देन 1। ये हमेशा एक से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। और तीसरी बात हम इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं? दे कैन बी obtained from fundamental quantities by multiplication and division। अब ये क्या चीज़ है? ये हमें बता रहा है कि ड्राइड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हासिल की जा सकती हैं, पर कैसे? मल्टीप्लिकेशन करके या डिवाइड करके। इधर आप देखेंगे कि हमने फोर्स का यूनिट निकाला बेस यूनिट्स में, वैसे तो न्यूटन है, बेस यूनिट्स में हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या हुआ? मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, पर होगा नहीं क्योंकि नेचर अलग अलग है। तो अब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से भी हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हासिल कर सकते हैं, और डिवीजन से भी। यहाँ पे फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड किया, डिवीजन से भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हासिल हो सकती हैं, और मल्टीप्लिकेशन से भी, पर ये कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हासिल नहीं हो सकती। अब कैसे? फोर्थ में लिखते हैं दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड by subtraction एंड एडिशन। ये क्वांटिटीज़ कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हासिल की नहीं जा सकती। इसका मतलब कुछ यूँ है कि मीटर माइनस सेकंड। अब कौन सी क्वांटिटी आएगी? या मैं कहूँ कि किलोग्राम प्लस मीटर स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आएगी? कोई भी नहीं, क्योंकि आप इनको माइनस या प्लस करके हासिल नहीं कर सकते कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन से आती हैं या डिवीजन से, या दोनों से आ सकती हैं, पर कभी भी सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से ये चीज़ें कभी भी नहीं हासिल होंगी। और दूसरा सवाल कि कौन सी क्वांटिटीज़ नेचर में ज़्यादा है, फंडामेंटल या ड्राइव्ड? तो याद रखें कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन अमाउंट। ये बहुत सारी होती है, ये बहुत थोड़ी हैं। जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, ये 3 हो गई, पर इनसे सारी के सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इन तीनों से बनती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का अमाउंट फंडामेंटल क्वांटिटी से हर सिस्टम में ज़्यादा होता है। तो हम नोट कर लें, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ें। नोट कर लिया? अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ा जाए। अब क्या पढ़ाएंगे सर? पढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर ये क्या होते हैं? अरे पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? अ सेट ऑफ रिलेटेड यूनिट्स दैट आर used for calculations। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं कि ऐसे यूनिट्स, उनका सेट जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो। अब कैसे? पहली बात ये नोट करें, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूड्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं? 3। अब पहली क्वांटिटीज़ आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और तीसरे पे आते हैं सप्लीमेंट्री। अब ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़, ये होती है इंडिपेंडेंट, ये किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करती। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती है डिपेंडेंट।
और ये जो हो गई सप्लीमेंट्री, ये होती है एडिशनल, यानी कि हमने इन्हें इस्तेमाल किया है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें तो CGS और FPS में होती हैं, उनमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नहीं होती CGS और FPS में। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो होती है SI में। SI कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब पढ़ते हैं अब पहला सिस्टम पढ़ते हैं CGS, इसका दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम। अब तीसरा नाम है गाशियन सिस्टम, गाशियन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, इसमें जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट, फंडामेंटल में लेंथ, मास और वक्त, यानी कि टाइम। लेंथ का यूनिट इस सिस्टम में सेंटीमीटर, मास है इसमें ग्राम, और सेकंड जो है वो यूनिट है टाइम का इस सिस्टम में। पर नोट करें दो चीज़ें, पहली कि लेंथ जो है उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ कंटेन्स प्रेफिक्स, पहली बात तो ये। अब प्रेफिक्स भी आगे पढ़ाएंगे। प्रेफिक्स यानी कि सेंटी कोई यूनिट वगैरह नहीं है, ये एक प्रेफिक्स है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने का एक मेथड है कि प्रेफिक्स में। और दूसरी बात नोट करें कि ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज इन CGS आर स्केलर, इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज इन CGS आर स्केलर्स। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वेक्टर नहीं है। लेंथ स्केलर, मास स्केलर, टाइम स्केलर, यानी कि स्केलर ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्लेन करें तो डायरेक्शन दें ही ना, बगैर डायरेक्शन के हमें पता चल जाए कि ये क्या है। जैसा कि हम लेंथ की बात करें तो 2 मीटर, इधर डायरेक्शन की बात ही नहीं, हम तो समझ गए, इन्हें हम कहते हैं स्केलर्स। और दूसरी बात कि फोर्स का यूनिट CGS में क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS में फोर्स का यूनिट क्या है, तो वो है डाइन। अब ये डाइन इसका यूनिट है, किसका, फोर्स का। किस सिस्टम में, CGS में। तो बात हो रही है, अभी मजा आएगा कि 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन है, वो नहीं, कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बताते हैं। ऑप्शन देते हैं 10 पावर 5, ऑप्शन बी में देते हैं 10 पावर -5, ऑप्शन सी में देते हैं 10 पावर 7, ऑप्शन डी में देते हैं 10 पावर -7। आप नोट कर लें तो सोल्व करते हैं। ओके, इसे सोल्व किया जाए, किसको, इसको। ओके, कौन सोल्व करेगा, सर मैं करूंगा। आप कौन हो जी, मैं हूँ फेल साइंटिस्ट। चले जी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताते चलें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम में कितने ग्राम हुए, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। डिवाइड में कौन है, सेकंड स्क्वायर को ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा, 10000, यानी कि 1 के बाद 5 0। उसके साथ होंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि इसको पावर नोटेशन में लिखा जाए, साइंस की नोटेशन में, तो ये बनेगा 10 पावर +5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर रुकिए, डाइन कहाँ गया, डाइन कहाँ है, बताते हैं। ये भी राज बताया जाए कि जो है ना कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिलके बनाते हैं डाइन को। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन हुए, 10 पावर +5 डाइन, +5 डाइन। तो इसका जवाब क्या हुआ, 10 पावर +5 डाइन। पर इसके अब थोड़ी रिवर्स करते हैं, इस MCQs को कुछ घुमाते हैं कि 1 डाइन में कितने न्यूटन है। अब बात हो रही कि डाइन में कितने न्यूटन है,
तो ऑप्शन देते हैं आपको 10⁻⁻5, बी में देते हैं 10⁻+5, +5 तो नहीं हो सकता, आप पढ़ रहे हैं। और सी में दे रहे हैं 10⁻⁻7, सी में हो रहा है 10⁻⁻7, डी में दे रहे हैं 10⁻+7। तो सॉल्व करें, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। तो अगर हम बात करें कि डाइन इज इक्वल टू न्यूटन पर 10⁻+5, अगर 10⁻+5 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। यानी कि एक वन डाइन में कितने न्यूटन हुए? 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये तो हो गई स्केल हमारी फोर्स की। और दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे नोट करें कि जो हमने बताया कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलके बनाते हैं न्यूटन को, और दूसरा हमने बताया कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने किसको बनाया? डाइन को। अब किलोग्राम ग्राम, यानी कि ये दोनों मास है, मीटर सेंटीमीटर ये दोनों लेंथ हैं, और सेकंड ही है, तो ये सेम ही है, यानी कि मास लेंथ और टाइम। न्यूटन जिन चीज़ों से बना किलोग्राम मीटर, और डाइन ग्राम सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर सेम है। तो अब नोट करें तो आगे बढ़ें। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इन सीजीएस सिस्टम में एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या है? तो वो है ERG, यानी कि अर्ग। अब फिर पूछेंगे एमसीक्यूज की सूरत में कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, यानी कि एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि 10⁻+9, ऑप्शन बी में दिए जाते हैं 10⁻−9, सी में दिए जाते हैं 10⁻7, डी में दिया जाता है 10⁻7। अब एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो सॉल्यूशन पे आए, तो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ये स्केल होती है। जब फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं तब बनता है जूल, यानी कि एनर्जी। तो हमने पढ़ा कि एक न्यूटन में कितने डाइन हुए थे? 10⁻5 डाइन। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है वो भी हमने पढ़े, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको 10⁻5 डाइन मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर है, इनको हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं पावर नोटेशन में। तो बनेगा 5 + 2 इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। पर यहाँ पे डाइन इंटू सेंटीमीटर जो है ये बनाता है अर्ग, ERG। तो बनेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ERG, यानी कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, वो प्लस में। अब बात करते हैं तीसरे सिस्टम की, यानी कि FPS की। अब इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 3 है, लेंथ, फोर्स और वक्त। ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज इसमें क्या है? फंडामेंटल है। लेंथ का यूनिट क्या है इसमें? फुट, FT इसकी सिंबल है। पाउंड यानी कि फोर्स का यूनिट है पाउंड, उसकी सिंबल है LB यानी कि POUND पाउंड। और वक्त का यूनिट इसमें सेकंड, SEC। अब ये तीनों चीज़ें इसमें क्या है? फंडामेंटल है। अब नोट करें पहली चीज़ कि जो लेंथ और टाइम है, लेंथ और टाइम ये दोनों की दोनों चीज़ें फंडामेंटल हैं, और वो स्केलर्स हैं, स्केलर्स। और तीसरी चीज़ क्या है? फोर्स। अब फोर्स इस सिस्टम में क्या है? फोर्स इस सिस्टम में वेक्टर। अब इस सिस्टम में फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीसरी बात आप याद करें कि जो पाउंड है, POUND, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। और ये इज आल्सो करेंसी ऑफ UK या इंग्लैंड की एक करेंसी भी है इन पाउंड। अब इसमें एक चीज़ रह रही है, वो कौन सी? वो है हमारी जानी पहचानी मास की। तो मास का यूनिट क्या है? मास इज ड्राइव्ड इन FPS
सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? ड्राइव्ड है। वो कौन सा है? वो है स्लग। स्लग इज द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट स्लग है। तो बात हो रही है कि स्लग बनता कैसे? स्लग इज इक्वल टू पाउंड पर फुट पर सेकंड स्क्वायर। इससे बनता है स्लग। तो एमसीक्यूज करते हैं कि वन स्लग इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, यानी कि एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं 14.5 किलोग्राम, बी में दे रहे हैं 14.6 किलोग्राम, सी में दे रहे हैं 14.7 किलोग्राम और डी में दे रहे हैं 14.8 किलोग्राम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले याद रखें आप कि एक पाउंड में 4.45 न्यूटन होते हैं और एक मीटर में 3.28 फुट होते हैं। या ऐसा कह लें कि एक फुट में 1 पाई 3.28 मीटर होते हैं, यानी एक का 3.28 पार्ट होता है एक फुट में। किसका? मीटर का। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं कि स्लग जो है स्लग वो कैसे बनता है? पाउंड पर फुट पर सेकंड स्क्वायर से। तो पाउंड को हटाएंगे, हमें न्यूटन चाहिए, तो कैसे आएगा? पाउंड हटेगा तो 4.45 इसके लगेगी, 4.45 न्यूटन। और फुट में मीटर कितने? 3.1/3.28 मीटर फुट चला गया। और डिवाइड में क्या है? सेकंड स्क्वायर। तो ज़रा मैथ की बात की जाए कि 4.45 और डिवाइड का डिवाइड ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होते हैं, तो रिजल्ट आएगा स्लग इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन मल्टीप्लाई 3.28 डिवाइड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बन गई स्केल। अब 4.45 को 3.28 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 14.596। आगे क्या है? न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलके बनाते हैं किलोग्राम को। अब ये स्केल कुछ ऐसी है, मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? न्यूटन, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फोर्स के यूनिट या न्यूटन है, न्यूटन को हम अगर सोल्व करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास, न्यूटन बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो मास का यूनिट क्या बना? किलोग्राम। तो इस जगह पे हम लिखेंगे किलोग्राम। तो स्लग बनता है अप्रोक्सीमेटली 14.6 किलोग्राम की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 14.6 किलोग्राम। ये राइट ऑप्शन है। अब इसे नोट कर लें तो आगे बढ़ें। अब आता है तीसरा यूनिट। तीसरा आता है वो है हमारा SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम हमारी सारी धरती पे लगता है। अब इसको पढ़ने से पहले बट फर्स्ट दो सिस्टम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है MKS और दूसरा है MKSA। अब MKS में क्या है? लेंथ, मास और टाइम। और इसमें क्या है? लेंथ, मास, टाइम और तीसरा एडिशनल है इलेक्ट्रिक करंट। तो इनका यूनिट और इनका यूनिट तो मीटर ही है, इसका है किलोग्राम और इसका क्या है? टाइम का क्या है? सेकंड। पर इधर एडिशनल आ रहा है एम्पेयर। तो जो MKSA सिस्टम है इसमें 4 यूनिट्स हैं और ये पब्लिश हुआ था 1900 में। तो बात करेंगे SI सिस्टम की। SI सिस्टम पब्लिश्ड इन 1960 में SI सिस्टम पब्लिश हुआ। उससे पहले ये था, यानी कि MKSA। अब 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th CGPM, यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस
ऑन वेज एंड मेयर्स। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 11th थी CGPM की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेज एंड मेयर्स। उसमें 2 क्वांटिटीज़ ऐड की गई थी। वो कौन सी थी? पहली थी टेम्परेचर, और दूसरा था वो था हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। ये दोनों क्वांटिटीज़ इसमें फंडामेंटल रखी गई 1960 में। और फिर क्या हुआ कि 14th CGPM, यानी कि इन 1971 मोल को ऐड किया गया एज ए फंडामेंटल। तो इस जगह पे यानी कि 1971 में SI मुकम्मल हुआ, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मुकम्मल हुई 1971 में। तो अब लिखते हैं वो कौन सी हैं, पर उनको पढ़ने से पहले कि SI जो है, SI consists on three quantities, 3 क्वांटिटीज़। 3 क्वांटिटीज़ पे ये कॉन्सिस्ट है या मुश्तमिल है। उनमें से एक जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें कितनी है? वो है 7। और दूसरी आती है ड्राइड क्वांटिटीज़। ड्राइड क्वांटिटीज़ इसमें कितनी है? वो है 20। और तीसरे पे आते हैं सप्लीमेंट्री पे पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सप्लीमेंट्री में 2 आते हैं। तो ये टोटल कितने हुए SI सिस्टम में? टोटल कितने आते हैं क्वांटिटीज़ टोटल कितनी आती हैं क्वांटिटीज़? वो आती हैं 29, यानी 29 क्वांटिटीज़ हैं टोटल SI में। अब इनको पढ़ते हैं कि फंडामेंटल, ड्राइड और सप्लीमेंट्री कैसे इसमें इन्वॉल्व है SI सिस्टम में। तो नोट करें तो आगे बढ़ें। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं इसके पेस, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं इसमें, वो सारी की सारी पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री भी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरे यूनिट्स उनके। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance। अब ये 7 क्वांटिटीज़ मिलके बनाते हैं SI सिस्टम को। अब लेंथ का यूनिट इसमें है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर यानी कि A सिंबल, और टेम्परेचर का है केल्विन यानी कि K। लुमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला सिंबल है CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आता है मोल। ये 7 हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब आपको बताते हैं कि सारे के सारे स्केलर हैं। यानी पहली बात तो ये कि ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ SI सिस्टम आर स्केलर्स। ये सारे के सारे स्केलर्स हैं। और दूसरी बात नोट करते हैं कि जो मास है उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। मास का यूनिट है किलोग्राम। तो ये जो किलो है ना, ये है प्रेफिक्स। वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं SI सिस्टम में जिसके साथ प्रेफिक्स कनेक्ट है? तो वो होता है किलोग्राम, यानी कि मास के यूनिट से। अभी पढ़ाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब ये क्या होती है? बेसिकली ये एडिशनल है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 ही हैं। पहली प्लेन एंगल, जिसका यूनिट जो है वो है रेडियन। और दूसरा सॉलिड एंगल जिसका यूनिट है स्टे रेडियन। सिंबल है SR, इसकी सिंबल है RAD। तो ये दोनों चीज़ें सप्लीमेंट्री में आती हैं। अब इनको पढ़ते हैं। पहला क्या है? प्लेन एंगल बेसिकली ये टू डायमेंशनल सरफेस होती है, 2 तरफी, यानी कि लेंथ और विड्थ ये 2 तरफ हो गए। हाइट नहीं आ सकती, या आप हाइट लेंथ लें
या हाइट विड्थ लें, पर तीनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, ये 2 डायमेंशनल होती है। जैसा कि सर्किल की बात करें तो सर्किल क्या है, इस जगह पे ये सर्किल का होता है रेडियस। और दूसरी बात, ये जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर आधा चक्कर काटे, बहुत ही थोड़ा, तो इसे हम कहते हैं, इस कटे हुए हिस्से को कहते हैं आर्क। आर्क होता है पीस ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस। तो ये जो आर्क लेंथ है और रेडियस है, जब ये दोनों चीज़ें यानी कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू बराबर हो जाए रेडियस के, तो तब बनता है 1 रेडियन। एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होती हैं, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, एक दूसरी बात, इसका जो फार्मूला है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस जो है आर्क लेंथ है, आर जो है रेडियस है, थीटा जो है रेडियन है। तो अब नोट कर लें, तो इससे रेडियन पढ़ें। अब मिटाते हैं इसे, अब इसे मिटाया जाता है। अभी पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। दूसरा जो था वो था हमारे पास सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन कैसे बनता है, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन तब बनेगा व्हेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to square of radius। जब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तब बनेगा 1 स्टेरेडियन। अब इसको समझते हैं कि कैसे हम बनाते हैं कोई स्फीयर का कोई भी पार्ट लेते हैं, ये है उसका एरिया और ये है उसका सेंटर। अब सेंटर से ये हुआ आर यानी कि रेडियस। अब रेडियस स्क्वायर और ये जो एरिया है, अगर ये एरिया बिल्कुल रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब बनता है 1 स्टेरेडियन, यानी कि एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तब हमारा क्या बनेगा, 1 स्टेरेडियन। नोट। अब दूसरी बात, सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगल या 3 डायमेंशनल प्लेन। तो 3 डायमेंशनल कौन सा, इसका पहले तो फार्मूला लिखें। ये डिनोट होता है ओमेगा इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर। ये जो ओमेगा है ये है सॉलिड एंगल, और ये एरिया है एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये रेडियस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे स्क्वायर रेडियस। तो ये है इसका फार्मूला, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। तो अब 3 डायमेंशनल कैसे हुआ, 3 डायमेंशनल कैसे बना। तो अब यहाँ पे देखिए, एरिया जो होता है उसमें 2 लेंथ होती है, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, और दूसरी बात रेडियस जो है, रेडियस इसका एक और डायमेंशन। टोटल कितने हुए, 3 डायमेंशन। यानी कि ये जो एरिया है ये 2 डायमेंशन है लेंथ और विड्थ के, और तीसरा ये है यानी कि रेडियस का। ये 3 डायमेंशनल एंगल होती है यानी कि सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं कि एक सॉलिड एंगल में कितने स्टेरेडियन होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज है कि 1 सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेरेडियन। तो ऑप्शन दिए जाते हैं 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिए जाते हैं 4 पाई, सी में दिया जाता है 12.568, और डी में दिया जाता है बोथ बी एंड सी। कर लें एंड सी। अब इसे सोल्व करें या मैं सोल्व करता हूँ, चलो फेल साइंटिस्ट सोल्व करता है। अब सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला क्या है, एक सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। अब बात हो रही है एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। एक तो ये सही होगा, और दूसरी बात अगर इसको मजीद सोल्व करें तो ये हो रहा है 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना है 3.142 स्टेरेडियन। तो ये बनेगा 12.568 स्टेरेडियन, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस सही है, यानी कि बहुत होगा बी एंड सी, यानी कि 4 पाई
12.568 और बोथ, ये सारे के सारे सही होंगे। अब इसे नोट करें तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो दूसरा MCQ करते हैं कि 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू, उसमें डिग्रीज कितनी होती हैं, यानी कि स्क्वायर डिग्रीज। इसमें स्क्वायर डिग्रीज कितनी होती हैं? ऑप्शन में दे रहा है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ऑप्शन बी में दे रहे हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, सी में दे रहे हैं 4 पाई स्क्वायर, डी में दे रहे हैं नन ऑफ दीज। अब इसे सोल्व करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही मज़ेदार। अब कैसे, हमें पूछ रहे हैं कि एक स्टेरेडियन जो होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई होल स्क्वायर। तो एक स्टेरेडियन बनेगा 180 का स्क्वायर बनेगा 32400 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर बनेगा 9.872 और डिग्री का स्क्वायर बनता है स्क्वायर डिग्री। तो ये तो हमें मिली इस जगह पे। मज़ीद सोल्व करते हैं, रिजल्ट आएगा 328400 डिवाइड बाय 9.872, तो रिजल्ट आएगा 3282 स्क्वायर डिग्री। इतनी डिग्रीज होती हैं स्क्वायर डिग्रीज एक स्टेरेडियन में, यानी 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 3282 स्क्वायर डिग्रीज। तो यहाँ से चेक करें कि कौन सा है, ये तो है ही नहीं, वहाँ पे स्क्वायर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है। इसका जवाब है नन ऑफ दीज। तो इसके आंसर जो होंगे, इनके आंसर एक तो होगा, यहाँ तो होता 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, और दूसरा यहाँ होता 3282 स्क्वायर डिग्री। अब ये आंसर हो सकते थे अगर नन ऑफ दीज की जगह इनमें से कोई एक होता तो। और दूसरी बात नोट करें कि स्टेरेडियन is also known as स्क्वायर डिग्री, यानी स्टेरेडियन को हम स्क्वायर डिग्री भी कह सकते हैं। अब इन्हें नोट करें तो 2 MCQs करें। नोट कर दिया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार MCQs करवाते हैं। पहला MCQs डायमेंशन ऑफ रेडियन इज, ऑप्शन दे रहे हैं L/L, ऑप्शन बी में L²/L², सी में दे रहे हैं L³/L³ और डी में दे रहे हैं ऑल ऑफ दीज। तो सॉल्व करें, पहले तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, रेडियन पूछ रहे हैं, रेडियन का फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू आर थीटा, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा बनेगा S/R। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? यानी कि आर्क लेंथ, रेडियस का लेंथ। तो इसका जवाब क्या आता है? लेंथ ओवर लेंथ। हालांकि हाँ रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, पर रेशियो में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? L/L। दूसरा MCQ करते हैं, MCQ सेकंड। दूसरा MCQ करते हैं, डायमेंशन ऑफ स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल कह लें। स्टेरेडियन इज, ऑप्शन में आ रहे हैं L/L³, ऑप्शन बी में L/L², सी में दे रहे हैं L²/L², डी में दे रहे हैं NOT। इसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? फार्मूला था सॉलिड एंगल इक्वल टू A/R²। हमें क्या चाहिए? इधर था स्टेरेडियन, यानी सॉलिड एंगल कन्वर्ट हो रही है स्टेरेडियन में तब जब एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड होगा स्क्वायर रेडियस से, ये यूनिट लेस है। तो इन दोनों के बीच में जंग चलेगी। स्टेरेडियन को बाहर निकाल दें तो स्टेरेडियन बनेगा ओमेगा, इसका कोई यूनिट है ही नहीं, तो रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। तो मज़ीद सोल्व करते हैं कि R² एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना है? 4 पाई R²। इन नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो R और R यानी बन रहा है SR इज इक्वल टू R² डिवाइडेड बाय R²। तो सोल्व करें तो बनेगा L²/L²। तो इसकी डायमेंशन बनेगी L²/L²। पर ये याद रखें, ये ज़रूर भी याद रखें कि रेडियन एंड स्टेरेडियन आर डायमेंशन लेस, इनकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। ये सिर्फ रेशो है दो चीज़ों के,
ये रेशियो यानी कि रेडियन जो रेशियो है वो सिंगल लेंथ का है, और जो स्टे रेडियन है वो स्क्वायर लेंथ का रेशियो है। यहाँ पे कोई डायमेंशन है ही नहीं, एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ये रेशियो फॉर्मेट में है। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स और डायमेंशंस।